क्या कर रही है मेरी 10th की पब्लिक? कल एग्जाम है, हो गई प्रिपरेशन कंप्लीट? चलो, वेल एंड गुड। और अभी हम लोग बहुत फटाफट से सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। आपने देखा होगा एमसीक्यूज के अंदर मैच द फॉलोइंग फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज इन अ वेरी वन शॉर्ट वीडियो। तो आइए सबसे पहली स्लाइड देखते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स। और यहाँ पर है सबसे बड़ी डेफिनेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हालांकि आज तक ऐसे पूछी नहीं गई है, बट अगर इन केस जो हमारे पास सेक्शन ए में वो वन वर्ड वाले जो वन सेंटेंस जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसमें अगर आपको आ जाए डिफाइन या स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक के अंदर है तो बोर्ड पूछ सकता है। क्या है देखिए इसके अंदर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम लोग प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। कैसे मैम समझाइए तो। चलो, एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 54। ठीक है, अब 54 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 54 क्या होगा, 9 6 होता है 54। ओके, इसका मतलब कि 3 का क्यूब इंटू 2 का 2 पावर 1। ठीक है, दैट इज 54। अब मैं यहाँ पे 3 क्यूब इंटू 2 पावर 1 लिख रही हूँ। आप चाहो तो 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, जब भी ये फैक्टर होगा दैट मीन्स कि ये फैक्टर किसका है, 54 का ही है, और किसी का तो है ही नहीं। तो इसके लिए अभी बोला गया है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट अकर। ठीक है, कोई कैसे भी लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। देखो, एचसीएफ का सिंपल मतलब ये है कि आपके पास जो भी कॉमन नंबर होगा, जो भी कॉमन नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट पावर वाला लोगे। इतनी सी चीज याद करनी है। एचसीएफ में हमारे पास 3 4 नंबर्स हैं, समझिए कंपोजिट नंबर है, हमने उनके फैक्टर्स निकाल दिए और उनमें हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन में जो भी नंबर कॉमन है प्लस लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर जो होगी वो आपका एचसीएफ होगा। इसका उल्टा होता है एलसीएम, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, हालांकि आपको पता है हमने सुबह से काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, आपको आइडिया आ चुका है कि जो हमारे पास एलसीएम निकालना होता है, सबसे पहली चीज हम करते हैं कि हमें सारे के सारे जो फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं, और जो कॉमन वाले होते हैं वो हम लोग लेंगे हाईएस्ट पावर का। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला याद कर लेना। इस फॉर्मूला के बेस पे काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू बी। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। शाबाश। चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 के अंदर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर जैसे हम एग्जांपल ले ले 5x प्लस 3 तो पावर 1 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक हम ले ले 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 तो पावर 2 आ गया। क्यूबिक हम ले लेते हैं 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 2 तो पावर 3 आ गया, तो वो क्यूबिक बन गया। ठीक है, डन। ओके, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके पास मैक्सिमम, एट मोस्ट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 2 zeros होते हैं। एट मोस्ट, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और क्यूबिक के लिए कितने होंगे, क्यूबिक के लिए कितने होंगे, एट मोस्ट 3 zeros। ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आएंगे बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस। दूसरा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उनके सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए सम ऑफ द जीरोस क्या है, सम ऑफ द जीरोस क्या है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये होता है सिर्फ सम ऑफ जीरोस। तो क्या है यहाँ पर सी अपॉन ए, और ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, दैट इज माइनस डी अपॉन ए। हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ना सेक्शन बी में आपको एक सवाल पूछा जाता है, आपको सम ऑफ द जीरोस दिए जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए जाते हैं,
और कहा जाता है कि पॉलिनोमियल फ्रेम करो। उसके लिए सिंपल सा प्यारा सा ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। क्या है ये? के ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ द जीरोस प्लस अल्फा इनटू बीटा। साइन याद करना, मिडल में आएगी माइनस की साइन ना, गलती करके आओगे फिर, मिडल में आएगी माइनस साइन। चले आगे, चलो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में हालांकि हमारे पास फॉर्मुलाज ही हैं, आई मीन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसका तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, बट हाँ आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो लाइंस के बेसिस पे बहुत सारे आते हैं, तो ध्यान दो यहाँ पर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप देख पा रहे हो दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे काट रही हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसके सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होगी? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। किसी किसी जगह पे आपको ऐसा भी लिखा होगा इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड लाइन की। तो सेकंड आप देखो, एक ब्लू वाली लाइन है और उसके ऊपर एक रेड वाली लाइन चिपकाई हुई है, ठीक है ना, कि दो लाइन एक ही जगह पर है, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। तो दैट आर द कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कि ओवरलैप करती हैं वो लाइंस। कैसे सॉल्यूशंस होंगे? बहुत सारे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बीच में सब कुछ इक्वल, यूनिक में नॉट इक्वल था, इसमें इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो लाइंस जो कहीं पे मीट नहीं करती हैं, ठीक है। देखो एक बात समझ में आई, यहाँ पर भी लैला मजनू है जो कभी मिल नहीं पाए, ये दोनों लाइंस कभी मीट ही नहीं कर पाती एक दूसरे से। मैथ के अंदर भी प्यार है, बट लोग समझते नहीं है। चलिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है? यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, मीट अप ही नहीं हो रहा है ना, मिल ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो कंडीशन क्या है इसकी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें एक चीज नहीं लिखी गई है, दैट इज कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें याद कर लेना ICU, क्या याद करोगे? ICU, आई मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो ये कंसिस्टेंट रहेंगे। देखो कंसिस्टेंट का मतलब ऐसा है कि सॉल्यूशन मिलना, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें भी क्या कहेंगे हम लोग? कंसिस्टेंट है। तो ICU, आई के अंदर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस, यू का मतलब यूनिक सॉल्यूशन और सी का मतलब कंसिस्टेंट। तो बाकी बच गया नो सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। चले आगे ना, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, अगर a की वैल्यू 0 हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, ठीक है, ओके। अब कई बार ना गुजरातों में क्वेश्चन आता है, हु डिराइव द फॉर्मूला नोन एज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो याद करना, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य जी ने, ठीक है, ये फॉर्मूला बनाई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है इसके अंदर? फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कई कई जगह पे आपको ऐसा भी लिखा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, एक ही बात है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो डी के भी अपने तीन नेचर होते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे हैं? इक्वल, ठीक है। हमने एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव्स किए थे उसमें मैंने आपको एक दो सम सिखाए भी थे कि इक्वल रूट्स वाले कैसे सम होते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। और अगर लेस देन 0 है तो रूट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, नो रूट्स एग्जिस्ट। तो अगर इनकेस कुछ नेचर के लिए पूछा जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नेचर के थ्रू आपको कुछ और मिसिंग टर्म पूछा जाए तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन, सीक्वेंस एपी, क्या होता है ये? ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 चलता जाता है, ये एपी का सीरीज। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? a2 माइनस a1। जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d।
nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, nth टर्म निकालना है हमें और उसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। बात समझ में आई? जैसे कि मेरे पास हो 1 2 3 डॉट 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 50 और मैं आपसे कहूँ कि मुझे A17 निकालना है, A17 टर्म निकालना है। बात आई समझ में? ठीक है, तो आपको nth टर्म निकालना है जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होती है, ये फॉर्मूला हमारे बुक में नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आप क्विकली आंसर जो है वो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एन, देखो ये डैश है, ए एन बार, ठीक है, ए एन ऊपर बार इज इक्वल्स टू एल, ये है एल, एल मतलब कि यहाँ पे लास्ट टर्म, माइनस एन माइनस 1 डी, ठीक है, तो ये एल हो गया, एल इज द लास्ट टर्म। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। सम ऑफ द टर्म्स Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1d, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट, अगर फर्स्ट टर्म भी दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है और आपको सम निकालना है तो सिंपल n upon 2 is equals to a plus an, ठीक है, n upon 2 a plus an, आप an लिखो या l लिखो, एक ही बात है, ठीक है। कभी भी अर्थमेटिक मीन निकालने को आता है, इसका मतलब कि आपको 3 वैल्यूज दी हुई हैं, एपी दिया हुआ है 3 कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज का, तो उसमें ये याद करना, ये आपको निकालने के लिए बट हाँ फॉर्मूला के बेसिस पूछ सकते हैं। b इज इक्वल्स टू, जो मिडल होता है ना मीन, ए बी और सी, तो ये b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू निकली हमारी a प्लस सी अपॉन 2 से। इनकेस आपको दिया जाता है 12 18, ठीक है, इस तरीके से दिया हो तो ये जो मिडल है वो कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकाल के छोड़ दो, इजी है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आ रहा है समझ में अच्छे से? ग्रेट। सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का सम क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n प्लस 1 होल अपॉन 2, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, उसके लिए क्या है n स्क्वायर। इवन नेचुरल नंबर्स क्या है n ब्रैकेट में n प्लस 1, ठीक है। एक और चीज, S1 और A1 एक ही होता है, जिन लोगों ने मेरा सुबह का वीडियो देखा था लाइव, जो आपने ज्वाइन किया होगा, आपको ये चीज पता चल चुकी होगी क्योंकि उसमें मैंने बता दिया था। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज सेम, सेकंड टर्म का सम दैट मीन्स कि 2 टर्म्स का प्लस, थर्ड 3 टर्म्स का सम मतलब कि 3 टर्म्स का प्लस, एंड सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। S2 माइनस S1 करोगे आप तो आपको यहाँ पे A2 मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट अगर आपको कोई भी nth टर्म निकालना है तो s माइनस एस एन माइनस 1 की फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये होगा जर्नल। चलिए आगे, चैप्टर नंबर 7 फटाफट से करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, P x1 y1 Q x2 y2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर पॉइंट P जो है वो ओरिजिन से है तो उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स थी P और Q और उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। चलो, अगर एक लाइन दी हुई है हमारे पास ए बी, अगर एक लाइन दी हुई है हमारे पास ए बी और उस लाइन को एक पॉइंट P काट रही है विथ सम इंटरनल रेशियो, ठीक है, कोई रेशियो है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इतने सारे वीडियोस में चैप्टर 7 में, मैंने आपसे कहा था mx2, ठीक है, यहाँ पे m1 और m2 दिया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं। आपको इसकी जगह पे m यूज करना है जैसे मैंने किया था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अगर ये P पॉइंट ए बी को इक्वली काट रहा है तो P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगी हमारी, x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन 2। कोई शक, डाउट, जल्दी बोलो, नहीं? चले आगे, ग्रेट। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B जो है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है।
एंगल सी को हमने थीटा मान लिया है, थीटा के बिल्कुल बगल वाली साइड एडजेसेंट, सामने वाली साइड ऑपोजिट, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये हमारे पास है उनका फॉर्मूला। देखो मैं आपको एक चाइनीज मंत्र बता रही हूँ, सुनना अच्छे से ध्यान से, एक चाइनीज मंत्र, सो का तोआ, ठीक है, क्या बोला मैंने, सो का तोआ। देखो साइन अपोजिट हाइपो आ गया, साइन अपोजिट हाइपो का कॉस एडजेसेंट हाइपो, ठीक है, और तोआ टेन अपोजिट एडजेसेंट बन गए। अच्छा अब अगर हमको ये पता चल गया तो ये हो गया कॉसेक, है ना। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक तो होता है 1 अपॉन साइन का उल्टा, तो इसके लिए साइन है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन अपोजिट, ठीक है। सेक क्या होता है, कॉस का इनवर्स, सिमिलरली कॉट क्या होगा, टेन का इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। रेसिप्रोकल्स मैंने बता भी दिए, वेल देख भी लेते हैं। टेन इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉसेक 1 अपॉन साइन और सेक 1 अपॉन कॉस, ठीक है। ये वैसे तो एलिमिनेट है हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में है नहीं, बट फिर भी एक आध कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो आई डोंट वांट कि आपकी एक मार्क भी मिस हो। तो उसके लिए फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस। देखो साइन का जो भी एंगल है अगर 90 में से माइनस होता है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, ठीक है। टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, ठीक है। सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, सी एस का रिलेशन याद करो, ये साइन है तो ये कॉस, ये साइन है तो ये कॉस, और अगर ये सेक है तो ये कॉसेक, ठीक है, डन। आइडेंटिटीज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो इसको याद करना हो ना वैसे याद कर सकते हो, 1 कप कॉफी, ठीक है, 1 कप कॉफी हो गया, इसको याद करना है। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, 1 टी स्पून, ठीक है, 1 टी स्पून, तो 1 टी स्पून से आपको याद आएगा 10 और सेक, और 1 कप कॉफी से आपको याद हो जाएगा कॉट और कॉसेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके। अब ना कुछ स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, सुनना ध्यान से। ए की वैल्यू, एंगल ए अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री पे बढ़ता जा रहा है तो उसमें साइन इंक्रीज होता है और कॉस डिक्रीज होता है, ठीक है, ध्यान देना। आज जो मैंने सुबह ऑब्जेक्टिव्स का सेशन लिया था उसके अंदर ही क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। तो चलो पहले टेबल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, डन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको लर्न हो जाएगा। साइन कॉस टेन, फिर उसका उल्टा कॉसेक सेक और कॉट। देखो अपना अपना साइन की वैल्यू याद कर लो अच्छे से, साइन की वैल्यू याद कर लो अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अच्छा अब आपके सामने है 0 से लेकर देखो वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं,
ठीक है, डन 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 डन। इसके लिए हमने बोला था कि साइन ए जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अपना कॉस के लिए क्या करना, रिवर्स कर लो इसका, उल्टा। ठीक है, क्या कर लो, इसको आप उल्टा कर लो, रिवर्स कर लो। तो ये हो गया 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 10 की बात कर लेते हैं। 10 क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 0/1, ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 ही होता है, 0। 1/2 और √3/2, देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/√3 बचा। तो ये क्या हो गया हमारा, 1/√3। पूरी टेबल रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको इस तरीके से ही सारे के सारे खुद ही बना देने हैं। ठीक है, क्या करना, जैसे आपको पेपर मिलता है ना, क्वेश्चन पेपर, उसके पीछे फटाफट से पहले टेबल बना लेना। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपके पास टेबल पहले बनी हुई होनी चाहिए ये। अब ये 1/√2 1/√2 पूरा काट लो तो आंसर 1। अगेन यहाँ पे देखो, √3/2 और 1/2 कट गया, √3/1 आंसर आया, दैट मीन्स √3। 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपॉन में 0 कभी नहीं होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं, चलें ना। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है 1/sin। क्या होता है, 1/sin थीटा। देखा ना अभी अभी हमने रेसिप्रोकल्स में, तो साइन की जो वैल्यू उसको उल्टा करते जाओ। ठीक है, देखो अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1/0, मैंने कहा था 0 तो कभी नीचे आता ही नहीं है, तो ये बन गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, रब कर लो वरना पता चला आप ये लिख दोगे। 1/2 का 2/1 मतलब 2, 1/√2 का √2, √3/2 उल्टा कर लो, 2/√3, 1/0 का उल्टा 0/1। ठीक है, 1/0 का उल्टा 0/1 मतलब 0। ठीक है, अब जो आपने कॉसेक में किया वही सेक में, ठीक है, जो आपने कॉस में किया वही सेक में कर लेना, पूरा वैल्यू उल्टा लिख दो। 0, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर, ओके। कॉट की बात कर लेते हैं हम लोग। कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, 1/tan थीटा। 0 में अपॉन में 1, ठीक है, 0/1 उसका उल्टा कर लो 1/0, नॉट डिफाइंड। ये हो गया √3, 1/1 मतलब 1, √3 मतलब कि 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड कैसे कब आता है, जब हम 1/0 बोलते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड कब आता है, जब हम 1/0 बोलते हैं, तो उसका उल्टा कर लो 0/1, तो आंसर क्या आया, 0। पता चल गई टेबल अच्छे से, बस आपको सिर्फ साइन लर्न करना है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा टेबल खुद ब खुद बनता जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी तो इसमें कोई फॉर्मूला होता नहीं है। टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। सेकंड, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है ना। सेकंड जो होता है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सर्कल के अंदर से कोई भी टेंजेंट कभी ड्रॉ नहीं होता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, एक ही पॉइंट से। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, अगर आप सर्कल के बाहर पॉइंट्स लेते हो तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। थ्योरम किया था ना हम लोगों ने ये। ठीक है, सर्कल के बाहर से आप पॉइंट लेते हो तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, 2, और वो भी दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, मैं ऐड कर लेती हूँ। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसको सर्कल अंदर से सारे पॉइंट्स को मिला के मतलब साइड साइड से उसको टच करता हुआ जा रहा है सर्कल, ठीक है,
तो उसमें ऑपोजिट साइड का प्लस, ठीक है, ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड्स का प्लस जो है वो दूसरे ऑपोजिट साइड्स के प्लस से क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, द सम ऑफ द टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाली याद कर लेना, क्योंकि एक आध कुछ सम इसका आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा नो डाउट, बट आ सकता है। नेक्स्ट, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, ये रहा सर्कल हमारा। क्या बोल रहा है, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 पाई आर या तो फिर पाई डी, ठीक है, यहाँ पे डी डायमीटर और आर रेडियस। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, सिंपल। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस आपको निकालना है भाई, एक व्हील कितनी बार, समझो एक मोटर कार है और उसका व्हील जो है वो घूम रहा है, ठीक है, तो एक बार घूमने में उसे कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर आपको ऐसा सवाल आता है, दैट मीन्स कि आप क्या कर लोगे, सर्कमफ्रेंस निकाल दोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क, देखो अभी आर्क, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये जो बना, ये जो बना इसको हम बोलेंगे आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, एल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसका एक और भी होता है, एल इज इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180। कुछ नया नहीं है, ये 2 1 जा, ये 2 180 जा, वही चीज आ गई, ठीक है, कुछ नया नहीं किया। तो आपको अगर ये भी लर्न है फॉर्मूला तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ द आर्क, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। देखो ये है सेंटर, अब देखो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना हो तो ये हुआ एल और ये हो गए 2 रेडियस, ठीक है, तब जाके पूरा पेरीमीटर निकलेगा। तो क्या आंसर आया, एल प्लस 2 आर, ठीक है, डन। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो हम लोगों को तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या तो फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जैसे लिखना चाहो, एक ही बात है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एक और फॉर्मूला होता है एल इंटू आर अपॉन 2। देखो लेंथ क्या है, ये वाली, ठीक है, इसको अगर मैं इंटू 2 कर दूं नीचे की तरफ तो आराम से आ जाएगा मेरा 360 वाला, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस सेक्टर माइनस कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट निकालना हो अगर आपको तो क्या होगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया, देखो मैं आपको बताऊं, ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये सेक्टर हुआ, तो ये जो लाइन खींचने के बाद जो बना मेरा, ये है सेगमेंट, ये है सेगमेंट। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को ये पूरे सेक्टर में से, ये पूरे सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला बना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में कंडीशन ले लेना, अगर आपका थीटा, ये थीटा बनता है ना यहाँ पर, अगर आपका थीटा 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा √3/4 r स्क्वायर, ठीक है।
और अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, डन। मेजर सेगमेंट, अब इसके अलावा जो ये पूरा पोर्शन बच गया दैट इज मेजर सेगमेंट, अगर वो निकालना है हमें तो माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। ठीक है, चलो आगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, ये बना क्यूबॉइड और ये बना क्यूब। डन। चलो, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2 एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल, सी एस ऑफ क्यूबॉइड 2 एच एल प्लस बी, वॉल्यूम के लिए एल इंटू बी इंटू एच। और अगर इसमें हम एक डायगोनल बनाना हो तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बेस पे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ सकते हैं, बेसिक में तो नहीं आएंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब साइड के साइड इक्वल होते हैं। टी ए से 6 इंटू साइड स्क्वायर, सी ए से 4 इंटू साइड स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। अगर इसमें डायगोनल निकालना हो आपको तो √3 इंटू ए। ठीक है, अच्छे से लर्न करके एक बार लिख लेना फॉर्मूला। ठीक है, सुनने से याद नहीं होता है, लिखने से याद होता है, तो एक बार लिख लेना। बात करते हैं सिलेंडर की। अब सिलेंडर जिसका सी ए से है हमारे पास 2 पाई आर एच, टी ए से 2 पाई आर एच प्लस आर, और वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोण की बात कर लेते हैं। कोण के अंदर तीन चीजें होती हैं, स्लांट हाइट, वर्टिकल हाइट, रेडियस। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी ए से पाई आर एल, टी ए से पाई आर एल प्लस आर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और रिलेशन बिटवीन आर एच एंड एल दैट इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डन, चले आगे। ओके, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर ये रहा हमारा स्फीयर। इसमें टी ए से और सी ए से एक ही बात होती है, कुछ नया नहीं होता है, दैट इज पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फीयर इसका आधा हो जाएगा, सी ए से 2 पाई आर स्क्वायर, टी ए से 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इसका आधा 4/3 का 2/3। ठीक है, डन। चलो 13 चैप्टर। ओके, मीन फॉर द अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए मीन निकालना है तो क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, अनग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास रहेगा डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अगर हम लोग बोले कि एक्स आई कैसे निकालना है तो उसके लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्स आई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। भूलना मत, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो आपको परेशान कर लेती हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, फिर आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा ना, वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं लिखती जा रही हूँ साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पे डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अगर कभी भी आपको आए ना कि डी आई की वैल्यू क्या होगी, डी आई इज डेविएशन, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो याद करना हमेशा जीरो होगी। ठीक है, सम ऑफ डी आई इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। स्टेप डेविएशन मेथड,
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। कोई डाउट? नथिंग। चलें आगे। मोड z इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, फिर क्या है? मीडियन m इज इक्वल्स टू एल प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h। तीनों का ही रिलेशन आता है। ठीक है, क्या रिलेशन? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, या जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, डन। चलो, प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0 आता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ध्यान देना। ठीक है, कुछ मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स बताए हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर आप सिक्का उछालते हो एक बार, तो जो आपको आउटकम्स मिलेंगे ना, वो एच या टी में टोटल कितने आउटकम्स मिलेंगे? 2। अगर एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हो या 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हो, एक कॉइन को 2 बार उछाला या तो फिर 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हो, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस मतलब कि आउटकम एच 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 टी। ठीक है, टी एच टी टी कितने बने? 4। अगर एक कॉइन को आप 3 बार उछाल रहे हो या तो 3 कॉइन को एक ही बार उछाल रहे हो, तो आपके पास कितने आउटकम बनेंगे? 8। तो इन जनरल, ठीक है, तुम कॉइन को जितनी बार उछालते हो ना, उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेना 2n। अपने आप आपको पता चल जाएगा टोटल हमारे आउटकम्स कितने बनेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, डाई होता है ना जिसे हम लूडो खेलते हैं, उसको फेंकना। तो अगर हम उसको फेंकते हैं तो एक डाई को आपने एक ही बार फेंका है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 मतलब कि टोटल स्पेस कितना आ गया? 6 का। अगर आप इसको 2 बार 2 डाइस को उछालते हो एक साथ, या एक डाई को 2 बार उछालते हो, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनता है। ये तो आपको पता ही है ना, हर बार हम सम करते भी हैं। टोटल कितना आ गया इसका? 6 स्क्वायर मतलब 36। और अगर 3 बार उछालते हैं, हालांकि इसे कोई सम आएगा नहीं, बट फिर भी अगर 3 बार उछालते हैं तो फिर टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 216 मतलब कि 6 का क्यूब। डन। प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, पत्ते खेलना। हालांकि सब माहिर ही हैं, बट ठीक है, फिर मैं एक बार बता देती हूँ। अब टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ये 52 पत्ते जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक आता है ब्लैक सूट मतलब कि ब्लैक कलर के पत्ते, और एक आता है रेड सूट मतलब कि रेड कलर के पत्ते। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल की, तो यहाँ पे टोटल 26 पत्ते ब्लैक वाले होते हैं और रेड के कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, अब ये ब्लैक पत्ते और 2 में डिवाइड होते हैं, स्पेड और क्लब, 13 ठीक है, और जो रेड वाले पत्ते हैं वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, इसमें हार्ट और डायमंड। कितने हो गए? 13। इतना क्लियर हो गया? अब इन सब सेक्शन में कितने पत्ते होते हैं और कैसे कैसे होते हैं? इन सब के अंदर एक रहेगा राजा, एक उसकी रानी और एक उनका गुलाम। ठीक है, राजा रानी गुलाम जैक, ये टोटल मिलाकर इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं हम लोग। टोटल कितने होते हैं ये? 12। ठीक है, हर में 3 स्पेड में, 3 क्लब में, 3 हार्ट में, 3 डायमंड में। फिर एक आता है इक्का, हुक्म का इक्का। ठीक है, ये होता है 3 सबके अंदर। ठीक है,
बाकी के नंबर्स आ जाते हैं 2 से लेकर 10। डन, क्लियर? चलिए, कभी भी आपको आए एटलीस्ट लिखा हुआ, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो हम खुशी मनाएंगे, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 2 तो एटलीस्ट मतलब कि उतना तो चाहिए, उससे ज्यादा भी चाहिए। और एटमोस्ट मतलब कि उतना ही चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड मतलब कि मैक्सिमम 2 हेड, एक भी होगा तो चलेगा, नहीं भी होगा तो फिर भी चलेगा, बट 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको एटमोस्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, आपको पता ही है। ओके, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1, मतलब कि सबका प्लस जो है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। डन, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूलाज इन वन शॉट, ठीक है, कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ गए, ठीक है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, तो इस वीडियो को अच्छे से सुनना। सुबह भी जब आप एग्जाम देने जाए तो मैं रिकमेंड करूंगी कि फॉर्मूलाज ही ना एक बार अच्छे से कान में लगाकर जो है वो सबको सुनते रहना, ताकि आपको फॉर्मूलाज दिमाग में रिवाइंड होती रहे। फॉर्मूलाज भी लिख के आओगे सम्स के अंदर, तो उसके भी मार्क्स जो है वो हमें एक एक मार्क्स मिल जाती है, ठीक है। तो आई एम साइनिंग ऑफ हियर, ऑल द बेस्ट टू द बेसिक स्टूडेंट्स जिनका कल मैथ का एग्जाम है, और गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से पेपर दे के आना। बाय बाय, टेक केयर।